हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ योर सेकेंड चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, सो मैटर जैसे मैंने बताया था सॉलिड, लिक्विड और हमारा थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर है। ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन मैंने बताया था क्या है, कोई भी सॉल्यूट, ठीक है, कोई भी सॉलिड जो पाउडर फॉर्म में है उसको अगर हम कोई भी सॉल्वेंट जो कि एक लिक्विड है उसमें अगर मिक्स करते हैं तो हम उसको सोल्यूशन बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल है आपका लेमनेड, जो लेमन वाटर है, राइट। तो हम उसमें क्या करते हैं, शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं। तो शुगर हमारा सॉलिड हुआ और वाटर हमारा सॉल्वेंट हुआ, तो दोनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं सोल्यूशन। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, जस्ट एक सिंपल सा मैं बता रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है। सिंपल सा देखो, मैंने 3 ग्लासेस ऑफ वाटर लिया, इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है। फर्स्ट ग्लास में मैंने डाला 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर, सेकेंड में डाला मैंने 2 टेबलस्पून और थर्ड में डाला मैंने 3 टेबलस्पून। तो फर्स्ट वाले में मैंने कितना डाला था, 1 टेबलस्पून, राइट। सो अगर हम उसको मिक्स करेंगे और वो पानी हम टेस्ट करेंगे तो वो हमको थोड़ा सा मीठा लगेगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वन हमने दो टेबल स्पून डाला था तो इसीलिए वो और ज्यादा मीठा लगेगा। और थर्ड में हमारा हमने 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाला था तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो उसमें ज्यादा है, तो हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड भी बोल सकते हैं। सो वो हमको काफी ज्यादा मीठा लगेगा। सो सेम वाटर में, मतलब सेम सॉल्वेंट में हमारा सॉल्यूट डिफरेंट हुआ, राइट। फर्स्ट में 1 टेबलस्पून, सेकेंड में 2 और थर्ड में 3 टेबलस्पून। तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अगर हम इसको मेजर करने चाहें तो हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। हमारा फर्स्ट है, इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन्ड डिफरेंट शेयर्स ऑफ सोल्यूशन। उसमें क्या था, ग्रुप ए और बी हमारा एक्टिविटी 2.2, जस्ट अ स्मॉल रिकैप। एक्टिविटी में हमने लिया था 4 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। फर्स्ट में डाला था हमने फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, सेकेंड में हमने डाला था 2 टेबलस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, थर्ड में हमने डाला था चॉक पाउडर और फोर्थ में हमारा था मिल्क या तो इंक, ठीक है। सारे हमने 50 ml ऑफ वाटर में डाले थे, राइट। ओके, सो एक्टिविटी 2.2 में हमारा वो पूछ रहे हैं बी सोल्यूशन, ए और बी में डिफरेंट शेड्स आया था क्योंकि ए में हमने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाला था, जो कॉपर सल्फेट वो ब्लू कलर का होता है, और बी वाले टेस्ट ट्यूब में हमने 1 टेबल स्पून डाला था, तो उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट ज्यादा है, इसीलिए वो थोड़ा डार्कर कलर का है। सो डिफरेंट शेड्स ऑफ सोल्यूशन हुआ, एक लाइट कलर का लाइट ब्लू हुआ और एक थोड़ा डार्क ब्लू हुआ, so that is called different shades of solution. So we understand that this in the solution the relative proportion of the solute and solvent can be varied. Of course, अभी मैंने बताया था लेमन वाटर, शुगर वाटर को एग्जाम्पल लेके। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन हमने डाला था उसका प्रोपोर्शन डिफरेंट है, चाहे सॉल्वेंट हमने इक्वल अमाउंट का लिया लेकिन हमारा सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो रहा है वो डिफरेंट अमाउंट का है। सो दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड मतलब डिफरेंट। So it's depending upon the amount of solute present in a solution, it can be dilute, concentrated or saturated. Okay, dilute का मतलब क्या है, जो dilute वर्ड है, dilute का मतलब है सिर्फ थोड़ा सा ही हमने उसमें कोई भी चीज में, कोई भी सॉल्वेंट में, लिक्विड में हमने थोड़ा सा सोल्यूट डाला तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या ना, 2 या 3 टेबलस्पून का अगर हमने किसी सॉल्वेंट में डाला तो हम उनको कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। और सैचुरेटेड का मतलब क्या है, जो सैचुरेटेड वर्ड है, सैचुरेटेड का मतलब है कि एक हम पानी लेंगे, ठीक है, 50 ml का सोचो या 100 ml का, और उसमें हम कंटिन्यूसली शुगर ऐड करते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें और शुगर डिजॉल्व नहीं होगा, सो दैट मीन्स जो सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड का मतलब क्या, उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। और ये क्यों होगा, आप थोड़ा सोचिए बस,
इजी है क्या ना, हमारा जो लिक्विड है उसमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं, दो पार्टिकल के बीच स्पेसेस होते हैं। तो हमने अगर उसमें सॉल्ट जो भी सॉल्यूट डाला, शुगर डाला, तो उसने क्या किया, उस पार्टिकल्स के स्पेसेस को उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो ऐसा पॉइंट आएगा, धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, जब पार्टिकल्स ऐड करते जाएंगे सॉल्यूट के, ऐसा पॉइंट ऐसा एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा, और स्पेसेस ही नहीं बचेंगे हमारे सॉल्वेंट में, मतलब जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में स्पेसेस है वो सारा ऑक्यूपाई हो गया होगा, तो हमारा और पार्टिकल कैसे डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स, राइट। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, जब और सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, सो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स, है ना, दे आर कंपैरेटिव, हम इजीली उसको कंपेयर कर सकते हैं टेस्ट वाइज एंड ऑब्जर्वेशन करके, कलर वाइज, राइट, हम उसको इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। सो इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ए इज डाइल्यूट, क्योंकि हमने ए में थोड़ा सा ही कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले थे, तो वो लाइट ब्लू कलर का हुआ, सो दैट इज dilute, and that as compared to that obtained in the group B. ग्रुप बी में हमारा क्या था, थोड़ा 1 टेबलस्पून हमने कॉपर सल्फर डाला था, तो वो थोड़ा डार्कर ब्लू कलर का है, सो A is diluter than B, right? Okay. नेक्स्ट है हमारा एक एक्टिविटी 2.3, लेट्स सी, टिप अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स, 2 सेपरेट बीकर हो गए, ओके, दोनों में हमने 50 ml का वाटर लिया, ओके। एड सॉल्ट इन 1 बीकर, फर्स्ट बीकर में हमने सॉल्ट डाला एंड सेकेंड बीकर में हमने शुगर या तो बेरियम क्लोराइड डाला, जो कि हमने कंटिन्यू स्टर किया सो दैट वो उसमें डिसॉल्व हो जाए, राइट। सो when no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 degree and start adding the solution again. Solution हमने solute ऐड किया, दोनों में स्टर किया, ऐड किया, स्टर करते रहे, फिर हमने उसको लिया 5 डिग्री मतलब टेम्परेचर, उनको हीट टेम्परेचर दिया, हीट किया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड उनका बढ़ाया, और फिर हमने सॉल्यूट डाला, तो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा वो पूछ रहे हैं, देखते हैं। Is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature is the same. तो दोनों का हमने टेम्परेचर बढ़ाया, राइट, 5 डिग्री इंक्रीज किया, उसके बाद हमने इसमें सॉल्ट डाला और इसमें हमने बेरियम क्लोराइड डाला और उसको स्टर करते गए, तो क्या है, वो डिसॉल्व हो रहे हैं क्या, इक्वल अमाउंट में डिसॉल्व हो रहे हैं, इक्वल स्पीड में डिसॉल्व हो रहे हैं या नहीं, वो पूछ रहे हैं। At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. So, और dissolve होगा ही नहीं, क्योंकि already हमने solution को saturated बना दिया है, तो हम temperature raise करेंगे फिर भी वो dissolve और नहीं होगा. So that solution is called the saturated solution. So in other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. Even temperature बढ़ाए तभी भी extra solute उसमें dissolve नहीं होगा, so that solution is called as saturated solution. Okay, so the amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called the solubility. तो solubility का मतलब क्या है, हमने कितना amount of solute उसमें डाला, कितना amount of sugar या barium chloride जो भी हमने लिया, वो कितने अमाउंट में हमने वो सॉल्वेंट में डाला, उस लिक्विड में डाला, ओके, वो जो अमाउंट है वो उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. सो द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन at this temperature is called the solubility of the solution. So if the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called unsaturated solution. Unsaturated का मतलब इसका उल्टा, इसका मतलब क्या है, अगर हम डिसॉल्व करते रहे और सॉल्यूट डिसॉल्व होता रहेगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे. तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ, राइट, आप लोग ये समझ सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले वाला पूरा सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हम डिसॉल्व करते जाएंगे तो वो डिसॉल्व होता जाएगा, राइट. ओके, so what would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अगर हमने उसको धीरे धीरे कूल किया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, कूल किया और फिर से हम ऐड करते रहे, तो भी वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन इज ऑलरेडी सैचुरेटेड. ओके,
So we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. So temperature अगर same रहा तो भी हमारा different सॉल्यूट जो है उनके पार्टिकल साइज के हिसाब से कोई फास्ट डिसॉल्व होगा, कोई स्लोली डिसॉल्व होगा. एक एग्जांपल आप ले सकते हैं. आप दोनों बीकर में सेम अमाउंट ऑफ 50 ml ऑफ वाटर लीजिए. एक में आप सॉल्ट डालिए, पाउडर सॉल्ट है, और एक में आप क्रिस्टलाइज जो शुगर आता है वो डालिए, क्रिस्टल शुगर. दोनों को मिक्स करिए. ओके, तो सॉल्ट का पार्टिकल साइज कम है, राइट, तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा एज कंपेयर टू द शुगर whose particle size is little bigger than the salt, right? So at a given temperature the solubility also differs, right? Okay, अब हम पढ़ेंगे कैसे हम इसको मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. So the concentration of a solution is the amount which is mass of volume, दोनों ही ले सकते हैं, of a solute present in a given amount that of a solution. Okay, तो कितना solute हम कितने solvent में हमने ऐड किया या मिक्स किया, solution में मिक्स किया, उसको हम बोलते हैं concentration of a solution. So there are three ways of expressing the concentration of a solution according to the question you can calculate. First है हमारा mass by mass percentage of a solution. फर्स्ट है हमारा मास बाय मास. इसमें क्या होता है, हमने मास ऑफ सॉल्यूट लेना है. सॉल्यूट का मास मतलब यहाँ पे मैं एक शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेके बता रही हूँ. तो इसका मतलब है हमने शुगर लिया तो शुगर हमारा सॉलिड हुआ, तो शुगर का मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. याद रखिए ये मास ऑफ सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन मतलब क्या, शुगर को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, सो दैट इज माय सॉल्यूशन, तो उसका मास. ओके, तो शुगर का मास बाय जो शुगर वाटर है उसका मास इनटू 100. सो दिस इज मास बाय मास परसेंटेज. दूसरा है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास लेंगे और यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन का जो है हमारा उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो हमेशा याद रखिए नीचे हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही आएगा, इसीलिए ये भूलना मत. ओके, यहाँ पे भी मास ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है. एक यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. लेट्स सी example 2.1. A solution contains 40 grams of common salt. तो 40 grams जो है हमारा common salt है, इसका मतलब है mass of solute is 40 grams. Okay, तो हमारा mass of solution is 40 grams जो भी solute है. Next है in 320 grams of water. तो मतलब हमारा ये वाटर जो हमारा सॉल्वेंट हुआ, लिक्विड हुआ, सॉल्वेंट हुआ, तो उन्होंने उसका मास दिया है 320 ग्राम. ओके, 320 ग्राम ऑफ वाटर. लेकिन हमको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, राइट, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट है 320 ग्राम, so which add up to 360 ग्राम. This is my mass of solution. Okay, so अभी मैं mass percentage of solution कैसे निकालूंगी, mass of solute by mass of solvent into 100. हमारा mass of solute क्या दिया है 40 grams और mass of solvent हमारा क्या आया 360 grams into 100. तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ रहा है 11.1%. So this is the concentration of this solution by mass method. Okay. Next हम पढ़ रहे हैं what is suspension. Okay, suspension का मतलब क्या है, non-homogeneous systems like those obtained by group C. अगर आपको याद है एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी में हमने लिया था चॉक पाउडर एंड वाटर. या तो चॉक पाउडर ले लीजिए या तो घर में आपका जो आटा है व्हीट फ्लोर उसको ले लीजिए, व्हीट फ्लोर एंड वाटर. सो दैट इज अवर ग्रुप सी. ओके, तो उसको लिया इन विच, तो उसमें क्या होता है, चॉक पाउडर जो होता है वो पूरी डिसॉल्व नहीं होता है. सो या तो मडी वाटर या तो हमारा व्हीट फ्लोर, तो वो डिसॉल्व नहीं होता है कंप्लीटली वाटर में.
अगर आपने उसको कुछ देर तक स्टैग्नेंट रख दिया, बिना छुए बिना हिलाए उसको एक जगह पे रख दिया, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल होने लगेंगे, जस्ट लाइक अ प्रेसिपिटेट. ओके, सो इन दैट इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशंस. सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड मतलब सॉलिड्स जो है वो लिक्विड्स में पहले मिक्स होंगे एंड देन बाद में सेटल हो जाएंगे. सो a suspension is a heterogeneous mixture. Yes, it is, in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. इसका मतलब क्या है, वो हेट्रोजीनियस है. हेट्रोजीनियस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हो गए. अगर मैंने ऊपर का पानी लिया तो उसमें मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं रहेंगे. अगर मैंने नीचे से पानी लिया, सॉल्यूशन का नीचे से सॉल्यूशन लिया, तो उसमें मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट जो मेरा नीचे सस्पेंडेड हो गया है. सो दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन या हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल बाय नेकेड आई. ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट होता है, सो हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं. वी कैन सी थ्रू आवर आईज, राइट. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. सो सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज क्या क्या है. सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इट इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. वो हेट्रोजीनियस होता है. ओके, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द पार्टिकल सेम नहीं रहता है. Particles of a suspension can be seen by the naked eye. We can see them through our eyes. The particles of a suspension scatter the beam of light passing through it and makes its path visible. क्योंकि particles जो है वो suspended होते हैं और वो settled होते हैं, तो क्या है, वो particles की size बड़े होते हैं, इसलिए अगर हमने beam of light उनमें pass किया तो क्या होगा, वो scatter करते हैं. beam of light parallelly pass नहीं हो पाता है. लाइट जो है वो आगे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है. लाइट इज स्कैटर्ड, इसीलिए हमको दूसरे साइड से लाइट इजीली पास होके हमको वो पाथ दिखता है, लाइट का पाथ दिखता है, क्योंकि जो रेज होते हैं वो स्कैटर हो जाते हैं. ओके, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल. The solute particles settle down when the suspension is left undisturbed. Solute particles जो है वो नीचे precipitate हो जाते हैं, suspended हो जाते हैं. That is, a suspension is unstable. और अगर हमने उसको unstable रखा बिना हिलाए तभी वो settle होते हैं solute particles. They can be separated from the mixture by the process of filtration. Okay, क्योंकि नीचे settle हो गया particles solute के, तो इसलिए हम easily filtration से solute और solvent को वापस separate कर सकते हैं to some extent, right? So when the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. Right? Filtration कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि solid के particles निकल गए तो light हमारा दोबारा scatter नहीं होगा. Okay? So अब हम पढ़ रहे हैं colloidal solution के बारे में. So what is a colloidal solution? A mixture obtained by group D. Group D में हमारा था milk और water, या तो ink and water. So milk and water और ink and water जो है वो क्या होता है, that solution या that mixture is called a colloidal solution. उसमें क्या होता है, the mixture obtained is called a colloidal solution. The particles of a colloid are uniformly spread throughout the solution. वहां पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इंक के या मिल्क के वो पानी में थ्रू आउट होमोजीनियस रहता है, हमको मिक्सचर दिखता है, राइट. अगर हमने ऊपर से भी लिया या नीचे से भी लिया या लेफ्ट कॉर्नर से एक स्पून लिया या राइट कॉर्नर से एक स्पून लिया, उनका जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे थ्रू आउट द सोल्यूशन, इसलिए उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन. So due to relatively smaller size of particles as compared to that of suspension में particles के size बड़े थे इसलिए वो नीचे suspended हो जाते थे, लेकिन colloidal solution में हमारा particles जो size है smaller than the suspension, okay, and the mixture appears to be homogeneous. But actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture, for example milk. लेकिन हम उसको heterogeneous mixture बोलते हैं, क्यों? It appears to be homogeneous क्योंकि हमको throughout the particles सेम दिखते हैं, लेकिन it is a heterogeneous mixture. heterogeneous mixture इसलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि particles जो है वो visible होते हैं, हमारे हमको वो दिख जाते हैं, right? Okay. The mixture obtained because of the small size of colloidal particles, we cannot see them through naked eye, but these particles can easily scatter a beam of light.
ये लाइट के बीम को स्कैटर करते हैं। हम देखो ये से लाइट आया, ओके, तो लाइट यहाँ पे क्या होता है, टच होता है तो वो ऐसे स्कैटर हो जाता है। कुछ लाइट ऊपर से ऐसे डिफ्लेक्ट होते हैं, जो स्ट्रेट लाइट पाथ है वो लाइट का डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो लाइट स्कैटर हो जाते हैं। तो हमको जो पार्टिकल्स है इजीली द बीम कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड द विजिबल लाइट इज ऑब्जॉर्व। तो लाइट दूसरे साइड से हम देखेंगे तो जो पाथ है लाइट का वो इजीली विजिबल हो जाता है, क्योंकि वो लाइट स्कैटर हो जाता है, इसीलिए हम उसको हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में लेते हैं। ओके, सो this scattering of beam of light is called Tyndall effect. So Tyndall effect क्या है? After the name, the scientist who discovered this effect. तो टिंडल साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्होंने डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? And the beam of light, okay, which is passing is scattered by a mixture or a solution, and we can see the lights visible from the opposite side coming out of the mixture. So that is called Tyndall effect. So यहाँ पे देखिए कॉपर जो A है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और जो B है वो मिल्क वाटर एंड मिल्क वाला सोल्यूशन है। ओके, सो कॉपर सल्फेट होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि वो थ्रू आउट वो सेम रहता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहता है, इसलिए क्या होता है लाइट वहां से पास होके निकल जाता है, हमको विजिबल नहीं होता, क्योंकि जो बीम ऑफ लाइट वो स्कैटर नहीं होता है। लेकिन जब हमने इस बी वाले में लिया है वाटर एंड मिल्क, तो उसमें क्या होता है, बीम ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड बाय द मिल्क पार्टिकल्स, सो our path of light is visible. So this is called Tyndall effect. तो हम ये बोल सकते हैं milk and water shows us Tyndall effect. So Tyndall effect can be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. अगर आपने कभी मार्क किया हो कि पूरा अंधेरा वाला रूम है, कमरा बंद है और एक छोटा सा होल है, तो वहां से सनलाइट अगर पास करता है या आप एक टॉर्च लाइट पास करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे नेकेड आई को विजिबल नहीं होते हैं, बट देयर आर lots of more dust particles which are around us, right? So when a beam of light passes through a small hole, we can see the dust particles. हमें जो dust particles है वो easily visible होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स वो घूमते रहते हैं। तो क्यों विजिबल होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है और वो लाइट को स्कैटर कर लेते हैं। ओके, दे स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, सो दैट्स व्हाई वी कैन सी। दिस आल्सो हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट एंड द स्मोक व्हिच इज प्रेजेंट इन द एयर। सो इवन फॉरेस्ट में भी आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी मतलब क्या, फॉरेस्ट में जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो क्या होता है, ऊपर नीचे पेड़ के रूट्स होते हैं और स्टेम्स ब्रांचेस होते हैं, और ऊपर क्या होता है, बहुत सारा लीव्स होता है, ब्रांच लीव्स। तो लीव्स जो है वो पूरा कवर कर लेता है, ऊपर के फॉरेस्ट के ऊपर वाले सरफेस को पूरा लीव से, ट्री के ब्रांचेस से कवर हो गया। सो क्या हुआ, बीच जब सनरेज आता है, ओके, और उनपे गिरता है, तो बीच बीच दो लीव्स के बीच में ऐसे छोटे छोटे गैप्स होते हैं, तो उस गैप से जब हमारा सनरेज पास होता है तो हमें डस्ट पार्टिकल्स जो है वो विजिबल होते हैं, राइट? सो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि द लाइट इज स्कैटर्ड बाय द एयर, या तो डस्ट पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर। सो यहाँ पे इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और फॉरेस्ट में क्या होता है, एवापोरेशन होता है बड़े बड़े प्लांट से, तो क्या होता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं व्हिच एक्ट एज अ कॉलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो वो क्या करते हैं, वो ही एयर को, जो लाइट है उसको डिस्पर्स कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, इसीलिए वी कैन ऑल्सो सी दिस टिंडल इफेक्ट इन द फॉरेस्ट। सो अब पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड क्या क्या है। इट्स अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर बिकॉज क्यों, इट स्कैटर्स द पाथ ऑफ लाइट। Second is the size of particles of colloid is too small to be individually seen by naked eyes. Naked eyes से हम उसको, it is not visible for us to see them. Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. अभी भी मैंने बताया beam of light pass होता है
और वो स्कैटर हो जाता है, इसलिए हमको वो विजिबल हो जाता है। They do not settle down when left undisturbed, that is a colloid is quite stable। और यहाँ पे सस्पेंशन के जैसे पार्टिकल्स नीचे जो सस्पेंड नहीं होते हैं, ओके, इवन इफ द सोल्यूशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, ओके। सो कॉलर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ओके, हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले हमको समझना चाहिए ये, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि हमारा पार्टिकल्स जो है वो डिजॉल्व हो गया है ऑलरेडी और नेकेड आई में हमें विजिबल नहीं है, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन सेपरेट देम बाय अ स्पेशल मेथड फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, आपका रोटर होता है, उसमें हम पार्टिकल्स लेते, उसमें छोटे छोटे बीकर जैसे होते हैं टेस्ट ट्यूब में, हम उसमें सोल्यूशन डालते हैं, तो वो एक कुछ आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट में, ऐसे राउंड ग्राइंडर में जैसे घूमते हैं ना, वैसे वो घूमते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो कॉलोइडल के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, हमारा प्योर सॉल्वेंट है वो ऊपर रह जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सो बाय सेंट्रीफ्यूगेशन we can separate a colloidal solution. Even we can separate, this is the way we separate our blood cells। ऐसे ही हम अपने blood cells को separate करते हैं और plasma blood से निकालते हैं by centrifugation method, okay। Next, the components of colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium। So colloidal solution को 2 parts में divide किया गया है, एक को बोलते हैं dispersed phase और दूसरे को बोलते हैं dispersed मीडियम। सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये सोच लो कि डिस्पर्स्ड फेज जो है वो मेरा सॉल्यूट है, तो वो सुगर है, ओके, और डिस्पर्स्ड मीडियम मतलब क्या, मेरा सॉल्वेंट है जिसमें मेरा सुगर डिसॉल्व होता है। तो सोचो कि डिस्पर्स्ड मीडियम मेरा वाटर है, इसको मान के अगर आप अगर समझेंगे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, देन आपके लिए ये आसानी से समझने में इजी रहेगा। A solute-like component of the dispersed phase particle is in a colloid form, the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as a dispersed medium। तो solute अगर मेरा dispersed medium में dissolve हुआ तो वो मेरा dispersed medium बन गया, right। dispersed medium मतलब क्या, जिसपे मेरा solute dissolve होता है, okay, या mix होता है। So colloids are classified according to the state, okay। क्यों, कॉलोइड्स बहुत टाइप्स के होते हैं, which according to the states of matter, solid, liquid and gas, हमने उसको डिफरेंट नाम दिया है, and the dispersing or the dispersed phase। So a few common examples of जो हम everyday life में यूज करते हैं वो दिया गया है। Let's see, डिस्पर्स फेज मैंने बताया वो सॉल्यूट है, तो डिस्पर्स फेज जो है वो डिस्पर्स मीडियम में डिसॉल्व होता है या मिक्स होता है, ओके। तो इसका मतलब है मेरा डिस्पर्स फेज जो है वो लिटिल अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू मेरा डिस्पर्शन मीडियम जो कि मेरा ज्यादा अमाउंट में होता है, ओके, लार्जर अमाउंट में होता है, तभी वो इसमें डिसॉल्व होगा, राइट, ओके। सो लेट्स सी, फर्स्ट मेरा है लिक्विड विच इज डिसॉल्व इन गैस। सो मेरा जो लिक्विड है जो गैस में डिसॉल्व हुआ उसको मैं बोलती हूँ एरोजोल। सो लिक्विड डिसॉल्व इन गैस इज कॉल्ड एज एरोजोल। मेरा एग्जांपल है फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट, ओके। नेक्स्ट है मेरा सॉलिड जो है, सॉलिड गैस, सॉलिड जो है मेरा गैस में डिसॉल्व हुआ, जो सॉलिड है मेरा वो गैस में डिसॉल्व हुआ, उसको भी मैं एरोजोल बोलती हूँ। जो मेरा स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, गाड़ी से जो धुआं निकलता है, ओके, दिस। नेक्स्ट है मेरा गैस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, गैस जो मेरा लिक्विड में मिक्स हुआ उसको हम बोलते हैं फोम, जो सेविंग क्रीम होता है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। नेक्स्ट मेरा लिक्विड में डिसॉल्व होता है, उसको मैं बोलती हूँ इमल्शन, तो जैसे कि मेल किया मेरा फेस क्रीम हुआ। फिर हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हुआ, उसको इसलिए हम बोलते हैं सॉल्ट, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है इसलिए उसको सॉल्ट बोलते हैं। तो ये है हमारा मड, मिट्टी है वो पानी में डिसॉल्व हुआ, राइट, सो उसको हम बोलते हैं मड, मिट्टी जो है, ओके, जो बारिश होती है तो कीचड़ होता है, दैट इज अ गुड एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा गैस विच इज डिसॉल्व इन सॉलिड, गैस को भी हम सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं और उसको भी हम फोम बोलते हैं। जो मेरा रबर है या स्पॉन्ज, ठीक है, स्पंज है जिससे स्कॉच ब्राइट हुआ, ओके,
और जैसे मेरा गद्दा हुआ, जो हमने घर में जो गद्दा बनाते हैं, गद्दे में भी हम स्पॉन्ज डालते हैं, सो दिस इज दैट फोम, ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फोम। तो उसमें क्या होता है, जो गैसेस होते हैं वो सॉलिड में डिसॉल्व किया जाता है, राइट, एरेशन होता है, इसीलिए तो उसको दबाते हैं तो वो दबता है, राइट, ओके। सो नेक्स्ट मेरा लिक्विड को मैंने सॉलिड में डिसॉल्व किया, तो उसको मैं बोलती हूँ जेल, जो कि मेरा है जेली और चीज या तो बटर। जो लिक्विड है वो सॉलिड में डिसॉल्व होता है, थोड़ा सॉलिडिफाइड फॉर्म में होता है, इसलिए जेली, चीज एंड बटर था एग्जांपल्स। नेक्स्ट है मेरा सॉलिड, सॉलिड में डिसॉल्व, इवन सॉलिड कैन डिसॉल्व इन सॉलिड, एग्जांपल है जेमस्टोन्स या मिल्की ग्लास। दो ग्लास को मेल्ट करके मिक्स करते हैं, सो दैट इज सॉलिड एग्जांपल, ओके, उसको सॉलिड सोल्ट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। Tyndall effect. Objective: to learn the concept of Tyndall effect. The Tyndall effect, named after physicist John Tyndall, involves the scattering of light by finely suspended particles in something such as in colloid. This effect is also referred to as Tyndall scattering. Let's demonstrate the Tyndall effect. We'll begin by filling all 3 beakers with the distilled water. In the first, we'll leave just the water. In the second, we'll dissolve a spoonful of sugar. And in the other, we'll stir a few drops of milk. First, we'll shine through the beaker containing only the water. Although we cannot see the light beam as it is passing through the water, we'll be able to see it as it emerges unchanged from the other side. Now we'll shine our laser through the second beaker containing the sugar solution. Once again, we cannot see the beam as it passes through the solution, but we are able to see it as it emerges from the other side, again unchanged. Finally, we'll shine our laser through the third beaker, which has milky water. In this case, we are able to clearly see the light beam as it passes through the liquid. This appearance of a light beam passing through a liquid is the result of Tyndall effect. What is happening to the light beam? Let's take a closer look at what's in each beaker so that we'll have a better understanding. In distilled water, any particles are too small to obstruct the path of light as it passes through, meaning we won't be able to see the beam. A solution, such as a sugar solution we made, is a homogeneous mixture made up of only one phase. In this form, the solute, in this case the sugar, will dissolve in the solvent, in this case the water, and take on the characteristics of the solvent, meaning once again we won't be able to see the light hitting anything. A colloid, however, has 2 phases: the dispersed phase, which is the milk particles, and the dispersion medium, which is the water. In the colloid, light will scatter in different directions due to the dispersed particles. But in water and in true solutions, such as a sugar solution, it will pass through without being scattered. The Tyndall effect is used in identifying whether a liquid is a solution or a colloid.